नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक रोमांचक उपन्यास खाली मकान, पार्ट 8। पुलिस को अब मिसेस कॉटन की हत्या के घटना स्थल पर मौजूदगी का साधु की सूरत में एक चश्मदीद गवाह उपलब्ध था। वह स्त्री क्या पहने हुई थी? प्रभु दयाल ने तनिक उत्तेजित भाव से प्रश्न किया। एक लंबा कोट जो स्त्री के गले से लेकर पैरों तक आच्छादित था। कोट के गले और बाहों पर फर लगा हुआ था। साधु के इस बयान ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। उसने निश्चय ही कल रात मिसेस कॉटन को उस मकान के कंपाउंड में देखा था। भगवान, प्रभुदयाल विनीत भाव से बोला, एक छोटी सी तकलीफ और उठानी होगी आपको हमारी खातिर। वह क्या बच्चा? साधु बोला, आपकी जानकारी के लिए जिस स्त्री की आपने अभी शिनाख्त की है वह हतप्राण व्यक्ति की पत्नी है। खानापुरी के लिए आपको असल में भी उसकी शिनाख्त करनी होगी। तुम उस स्त्री से हमारा साक्षात्कार कराना चाहते हो? जी महाराज, हमें कोई आपत्ति नहीं। धन्यवाद धन्यवाद भगवान। तो हम प्रस्थान करें? एक क्षण और रुकिए। एक आखिरी जहमत और गवारा कीजिए। आप मेरे लिए। तुम्हारे लिए? जी हाँ, सिर्फ मेरे लिए। वह क्या बच्चा? प्रभुदयाल ने अपने दाएं हाथ की हथेली उसके सामने कर दी। अपना भविष्य जानना चाहते हो बच्चा? साधु मुस्कुराता हुआ बोला, पूरा भविष्य नहीं, उसका सिर्फ एक पहलू। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ। प्रभुदयाल ने एक उड़ती निगाह मुझ पर डाली कि इस वक्त डबल मर्डर के जिस केस की तफ्तीश कर रहा हूँ उसमें कामयाबी मेरे हाथ लगेगी या नहीं। आप तो त्रिकालदर्शी हैं भगवान। इतनी सी बात बता देना तो आपका चुटकियों का काम होगा। बच्चा, तुम विशेष रूप से यही बात क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि इसी बात पर मेरी सारी प्रतिष्ठा और मान सम्मान दांव पर लगा हुआ था। ऐसी बात है? जी हाँ। फिर तो देखते हैं क्या कहती हैं तुम्हारी हस्तरेखाएं। धन्यवाद प्रभु। साधु ने अपने विशाल हाथ में उसका दायां हाथ थाम लिया। कुछ क्षण वह उसके हाथ का मुआयना करता रहा और फिर बोला, दूसरा हाथ दिखाओ। प्रभुदयाल ने दूसरे हाथ की हथेली भी उसके सामने कर दी। कितनी ही देर बाद साधु ने उसके दोनों हाथ छोड़े। बच्चा, अंत में वह गंभीर स्वर में बोला, सफलता दो प्रकार की होती है। एक सफलता वह होती है जो आत्मिक संतोष देती है और दूसरी वह होती है जिससे सांसारिक यश प्राप्त होता है। तुम कौन सी सफलता प्राप्त करना चाहते हो? क्षमा करें भगवान, सवाल मेरे चाहने का नहीं है। सवाल यह है कि केस में मुझे सफलता प्राप्त होगी या नहीं। होगी, लेकिन तुम्हें प्रथम प्रकार की सफलता प्राप्त होगी बच्चा। प्रथम प्रकार की? यानी कि आपके कथनानुसार जो आत्मिक संतोष देती है। सत्य वचन बच्चा। लेकिन फर्क क्या हुआ भगवान? जब मैं हत्यारे को पकड़ पाऊंगा तो मुझे सांसारिक यश भी क्यों नहीं? तुम हत्यारे को नहीं पकड़ पाओगे तो फिर मैं सफल कैसे हुआ? आप तो कहते हैं कि सफलता मुझे प्राप्त होगी। हमने कभी असत्य भाषण नहीं किया बच्चा। सफलता तुम्हारे हाथ लगेगी, लेकिन हत्यारे को तुम नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन ये परस्पर विरोधी बातें हैं। दोनों कैसे हो सकती हैं? दोनों ही होंगी बच्चा। साधु एकाएक उठ खड़ा हुआ। यही इस साधु की भविष्यवाणी है। लेकिन अब हमें आज्ञा दो बच्चा। आपने तो मुझे उलझन में डाल दिया भगवान। यह उलझन अस्थायी है बच्चा। बंसल, साधु महाराज को छोड़कर आओ। आवश्यकता नहीं बच्चा, हम स्वयं चले जाएंगे। कल्याण हो। आखिरी बार सबको आशीर्वाद देकर साधु वहां से विदा हो गया। प्रभुदयाल का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हुआ। यह मंद मंद मुस्कुरा क्यों रहे हो पाठक साहब? वह भुनभुनाया, क्या माजरा है? बहुत पहुंचा हुआ साधु निकला यह। मैं बोला, एकदम सही भविष्यवाणी करके गया है। बकवास करके गया है। मैं पास भी हूँ, फेल भी। यह दिन भी है, रात भी। मैं सफल भी होऊंगा, लेकिन हत्यारा पकड़ा नहीं जाएगा। कोई बात हुई भला? तुमने वह मसल सुनी है ना? कौन सी? नाई नाई बाल कितने? जजमान सामने आ जाएंगे। मतलब? बाल सामने आने तक इंतजार करो। प्रभुदयाल खामोश हो गया। साहब, बंसल बोला, अब तो केस दिन की तरह स्पष्ट हो गया है। अब जबकि साधु ने निर्विवाद रूप से मिसेस कॉटन का शिनाख्त कर ली है तो
केस पहले से ज्यादा उलझ गया है। प्रभुदयाल बड़ी गंभीरता से बोला। जी, अब केस पहले से ज्यादा उलझ गया है, लेकिन साहब, इस बात में तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं कि मिसेस कॉटन से आमना सामना होते ही साधु ने उसे फौरन पहचान लेना है। फिर उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या साधु की शिनाख्त काफी नहीं होगी? फिर क्या हम उससे बड़े आराम से हकीकत नहीं कबूलवा लेंगे? जॉर्ज सैमसन के होते कोई काम बड़े आराम से नहीं होने वाला। तुम जानते नहीं हो कि वह कितना काइया आदमी है। मिसेस कॉटन के खिलाफ हमारे केस में वह इतने नुक्स निकाल देगा और उसकी गिरफ्तारी पर वह इतना कोहराम मचा देगा कि हमें उसे छोड़ते ही बनेगा। खामखा कैसे नुक्स निकाल देगा वो? खामखा नहीं, नुक्स हैं, इसलिए नुक्स निकाल देगा वह। लेकिन साहब, गुस्ताखी माफ हो, नुक्स है कहाँ? सुनो, साधु ने इस मकान के कंपाउंड में 11 बजे के करीब मिसेस कॉटन को देखा था, लेकिन इस इलाके के तुम्हारे द्वारा ही खोजकर निकाली गई लीलावती और मानक नामक 2 अन्य विटनेसों के बयान के मुताबिक गोली 8:45 बजे चली थी। कत्ल हो चुकने के 2.25 घंटे बाद मिसेस कॉटन का यहाँ के कंपाउंड में देखा जाना क्या मायने रखता है? सर, मेरी विटनेसें गलत हो सकती हैं। लीलावती ने और मानक ने जो आवाज़ें 8:45 बजे सुनी थी, हो सकता है वे गोली की ना हो सकता है उन्होंने कोई और आवाज़, जैसे किसी कार के ब्रेक फायर करने की आवाज़ें सुनी हो। यानी कि असल में गोली 11 बजे के आसपास मिसेस कॉटन की यहाँ मौजूदगी के वक्त के आसपास चली होगी। हाँ, तो फिर वह आवाज़ और किसी को नहीं तो साधु को तो सुनाई दी होती। उसे सुनाई दी होगी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया होगा कि वह गोली की आवाज़ थी, या उस वक्त उसका ध्यान कहीं और होगा। अब तुम अपने विटनेसों की गवाही को इसलिए नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि साधु की ज़्यादा दमदार गवाही सामने आ गई है। साधु से हमारी बात ना हुई होती तो अपनी विटनेसों के एकदम खरा और भरोसे की होने की जिद तुमने हरगिज न छोड़नी थी। बंसल, हमने तुक्केबाजी से इस केस को हल नहीं करना है, हमने तथ्यों के आधार पर इस केस का हल निकालना है। तथ्यों की कमी नहीं है साहब, बंसल जिद भरे स्वर में बोला। कबूल, लेकिन वे तथ्य मिसेस कॉटन को सिर्फ झूठा करार दे सकते हैं, उसे हत्यारा साबित नहीं कर सकते। अदालत में अपराधी को सजा दिलाने के लिए उसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपराधी साबित करना पड़ता है। यह बात तुम भूल गए मालूम होते हो। साहब, झूठ बोलने की भी कोई वजह होती है और सीधे सीधे वह वजह बताने को मिसेस कॉटन तैयार नहीं। अगर हम उसे गिरफ्तार कर लें तो वह वजह हम उससे कुबुलवा सकते हैं, शायद ना कुबुलवा सकें। जो जबरदस्ती तुम्हारे जहन में है वह हम एक औरत पर, एक पादरी की बीवी पर इस्तेमाल नहीं कर सकते बंसल। लेकिन सुनते रहो, अगर उसे गिरफ्तार कर भी ले तो एक खून से रंगे कोट और एक साधु की गवाही के दम पर हम उसे गिरफ्तार किए नहीं रख सकते। कोई ऐसा कदम उठाने से क्या फ़ायदा जिसमें हमें थूक कर चाटना पड़े। यह मत भूलो कि हमारा मुकाबला किन्हीं मामूली हस्ती के लोगों के साथ नहीं है, किन्हीं कॉमन क्रिमिनल्स के साथ नहीं है, बल्कि बहुत पढ़े लिखे, समझदार, साधन संपन्न लोगों के साथ है। ऐसे लोगों के साथ है जिन्हें उनके हकूक समझाने के लिए जॉर्ज सैमसन जैसा काइया वकील मौजूद है। नहीं बंसल, कोई अकाट्य सबूत हाथ आ पाने से पहले केवल मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए मैं मिसेस कॉटन की गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे सकता। साहब, मैं यह नहीं कहता कि हत्यारी मिसेस कॉटन है। उससे हकीकत को बुलवाने से मेरा मंतव्य यह है कि वह यह जानती हो सकती है कि हत्यारा कौन है। यह तो निश्चित बात है कि वह पूरे परिवार की मिलीभगत है। कैसे? क्या थ्योरी है तुम्हारी इस बारे में? मेरी थ्योरी तथ्यों पर ही आधारित है साहब। मैं जरा सुनूं तो? सुनिए। पादरी और सूजन में लव अफेयर था। पादरी परिवार को उसकी खबर लग गई। उस अफेयर को लेकर चर्च में एक मीटिंग हुई जिसमें पादरी को इस बारे में चेतावनी दी गई। उसने उस चेतावनी पर अमल करने का वायदा किया, लेकिन उसने अपना वायदा नहीं निभाया। चर्च के एक गुप्त स्थल को अपना पोस्ट ऑफिस बनाकर वह पत्राचार द्वारा सूजन से संपर्क बनाए रहा। उसी पत्राचार के माध्यम से उन्होंने भाग जाने का फैसला कर लिया। पासपोर्ट पर लगाने के लिए
तस्वीरें मुहैया की गई, पासपोर्ट के लिए अर्जी तक भरी गई। पादरी का पासपोर्ट बन तक गया, लेकिन सूजन का नहीं। साहब, यह बात हम में पहले ही हो चुकी है कि किसी वजह से पासपोर्ट ऑफिस में अटक गया होगा। लेकिन सूजन तो अपने घर परिवार को नमस्ते कर भी चुकी थी। याद नहीं उसकी बेटी ने क्या कहा था? उसने कहा था कि मम्मी रो रही थी और वह उससे यूं मिलकर गई थी जैसे दोबारा लौटकर न आने वाली हो। भागने से पहले अपने पासपोर्ट हासिल हो जाने तक इंतजार क्यों नहीं किया? साहब, पादरी का पासपोर्ट जो कि उसे हासिल हो चुका था, पड़ा तो वह भी पीछे उसकी मेज के दराज में था। इससे क्या ऐसा नहीं लगता कि सूजन के पासपोर्ट में कोई ऐसा अड़ंगा लग गया था कि उन लोगों ने परदेश भागने का ख्याल छोड़ दिया था। उन्होंने भारत के ही किसी और शहर में जा बसने का फैसला किया होगा, इसलिए पादरी ने अपना पासपोर्ट साथ ले जाने की कोशिश नहीं की होगी। कबूल। लेकिन यह खाली मकान में खाली हाथ क्यों पहुंचा? सूजन की तरह अपने साजो सामान क्यों न लेकर आया वह? जरूर अपने लिए हर साजो सामान वह नया खरीदना चाहता होगा, इसलिए उसकी जेब में नोटों का एक मोटा पुलिंदा मौजूद था। आखिर सूजन को भी तो उसने हर चीज नई खरीदने के लिए पैसे दिए थे। लेकिन सूटकेस पुराने थे। वह इसलिए कि घर में अच्छे भले सूटकेस होते हुए सूजन नए सूटकेस खरीदती तो उसका पति शक करता। कपड़ों वगैरह की और बात होती है, उनकी खरीद छुपाई जा सकती है। आज दलीलें बहुत उम्दा दे रहे हो बंसल। साहब, जो मैं कहना चाहता हूँ उसमें पासपोर्ट की बात कोई अहम नहीं है। खैर, आगे बढ़ो। किसी प्रकार परिवार को पादरी और सूजन के भाग जाने के इरादे की खबर लग जाती है। फिर उन दोनों की निगरानी शुरू हो जाती है। उस निगरानी से बेखबर वे भागने की अपनी तैयारी कर लेते हैं। इसी संदर्भ में कल रात उनकी मीटिंग तय होती है। परिवार के लोग जो कि उनके हर एक्शन की खोज खबर रखते थे, जानते थे कि अगर अब भी उन्हें न रोका गया तो फिर बाद में सारी कहानी ही खत्म हो जानी थी। उनको भागने से रोकने के लिए मिसिस कॉटन और उसका भाई टोनी फौरन यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ दोनों पार्टियों में जमकर तकरार होती है। तब यहीं से मिसिस कॉटन अपने दूसरे भाई पीटर को फोन करती है। वह दौड़ता हुआ यहाँ पहुँचता है। उसके आगमन के बाद तकरार लड़ाई का रुख अख्तियार कर लेती है। उस लड़ाई के दौरान पीटर आपे से बाहर हो जाता है और पादरी और सूजन को शूट कर देता है। फिर वे उनकी लाशों को किश्तों में लादते हुए और रात के अंधेरे में किश्ती को नदी में बहा देते हैं। वेरी गुड, काफ़ी समझदार हो गए हो बंसल। थैंक यू सर। अब ऐसी ही समझदारी को थोड़ा और आगे तक इस्तेमाल करते हुए मेरे चंद सवालों का जवाब दो। पूछे साहब। कत्ल की अगर तुम्हारी यह थ्योरी ठीक है तो फिर धनीराम को तार किसने दी? कत्ल अगर गर्मा गर्मी में हुए थे तो किसी को एडवांस में धनीराम को तार देकर उसे वहां से चालू कर देना कैसे सूझा? किसी को एडवांस में किश्ती तैयार रखना कैसे सूझा? किसी को इस कमरे में एडवांस में पॉलीथीन की चादर बिछाकर रखना कैसे सूझा? किश्ती के लिए लकड़ी खरीदने वाला कौन था? घर में लोहे के बाट कौन लाया? किस लिए लाया? सूजन का गला क्यों कटा हुआ था? और 100 सवालों का एक सवाल, यहाँ इस अलमारी में कौन छुपा हुआ था? बंसल बगलें झांकने लगा। प्रत्यक्षता उसके पास प्रभुदयाल के एक भी सवाल का जवाब नहीं था। फिर भी तुम्हारी थ्योरी के कुछ पहलुओं से मुझे इत्तेफाक है, प्रभुदयाल सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोला। जैसे यह हकीकत है कि परिवार के सदस्य कोई बहुत ही अहम बात छुपा रहे हैं। कोई भी किसी भी कीमत पर अपनी जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं। इसलिए यह और भी जरूरी है कि हम तुम्हारी ढीली ढाली थ्योरी की किस्म की थ्योरियों पर अमल करके अपने पत्ते उनके सामने नंगे ना करें। यह तुमने देखा ही है कि अपने खिलाफ जो बात उनकी जानकारी में आ जाती है उसी का वे लोग आनन फानन कोई डिफेंस सोच लेते हैं। मिसिस कॉटन को यह मालूम हो गया कि उसके खिलाफ कोई चश्मदीद गवाह है तो वह जरूर कल रात 11 बजे अपनी यहाँ मौजूदगी की कोई सजती हुई कहानी हमें गढ़कर सुना देगी। यह तो आप ठीक कह रहे हैं साहब। और फिर जैसी थ्योरी तुमने मिसिस कॉटन के खिलाफ गढ़ी है वैसी तो मैं इस केस से ताल्लुक रखते किसी भी शख्स के खिलाफ गढ़कर दिखा सकता हूँ। जी, बंसल अविश्वासपूर्ण स्वर में बोला।
पहले विलियम डेनिंग की मिसाल लो। देखो कितनी बातें जमा की जा सकती हैं उसके खिलाफ। वह बढ़ईगिरी का काम जानता है। उसने खुद कबूल किया है कि गोवा में वह पहले किश्तियां बनाने वाला कारीगर ही था। यहाँ मैं एक बात पहले ही कह देना चाहता हूँ, तुम अभी अपनी थ्योरी में इसे हालात के गर्मी में हुए एक खून बताकर हटे हो, जबकि अभी थोड़ी देर पहले पॉलीथीन की चादर देखकर तुम्ही ने इसे प्री मेडिटेट डेलिब्रेट कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स का दर्जा दिया था। रिमेंबर? आई एम सॉरी। यह मेरी गारंटी है कि ये कत्ल किसी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार हुए हैं। पॉलीथीन का चादर का पहले इंतजाम करके रखा गया था। किश्ती पहले गढ़कर रखी गई थी। लोहे के बाट, कैनवस का बोरा पहले से मुहैया करके रखा गया था। विलियम ये तमाम काम बखूबी कर सकता था। उसे इस खाली मकान की खबर हो सकती थी और इस मकान की जो चाबी उसकी बीवी के अधिकार में थी, वह उसे चुपचाप चोरी कर सकता था और अपने लिए उसकी डुप्लीकेट बनवाकर उसे वापस यथास्थान रख सकता था। सर, सुधाकर पहली बार बोला, आपने रोज से चाबी के बारे में सवाल किया था? एग्जैक्टली। और रोज ने कहा था कि उसने अपनी मम्मी को यह शिकायत करते सुना था कि उसकी कोई चाबी खो गई थी, जो कि अगले ही दिन मिल गई थी। तब मैं समझा था कि आप चर्च वाली चाबी का जिक्र कर रहे थे। मैं भी, बंसल बोला। बहरहाल विलियम वह व्यक्ति हो सकता था जिसने इस मकान की डुप्लीकेट चाबी तैयार की थी। एक ही घर में रहते होने की वजह से अपनी बीवी पर भी वही बखूबी निगाह रख सकता था कि कब वह घर पर होती थी, यानी कि कब यह मकान खाली होता था। फिर ऐसे तमाम वक्तों का इस्तेमाल करते हुए वह यहाँ लकड़ी लाया जिससे कि उसने किश्ती तैयार की, और बाट, कैनवस का बोरा और पॉलीथीन की चादर वगैरह लाया। लेकिन साहब, जिस आदमी ने चौकीदार को तार भेजी थी और जिसने हरनाम सिंह के टिम्बर स्टोर से लकड़ी खरीदी थी, उसका हुलिया विलियम के हुलिये से मेल नहीं खाता। क्यों नहीं मेल खाता? अगर वह पादरी हो सकता है, टोनी हो सकता है, तो विलियम भी हो सकता है। पादरी और टोनी के मुकाबले में विलियम जरा मोटा है। बाकी बातें तो मेल खाती हैं विलियम के हुलिये की। लेकिन अगर तार बाबू ने या हरनाम सिंह ने उसकी शिनाख्त न की तो इसका मतलब होगा कि वे काम उसने खुद न करके अपने किसी सहयोगी, किसी यार दोस्त से कराए होंगे। उसकी बेटी रोज ही मर्दानी कपड़े पहन ले तो वैसी लग सकती है। यह बहुत दूर की कौड़ी है साहब। कबूल, लेकिन मेरी थ्योरी में फिट बैठती है। बंसल खामोश रहा। कत्ल का उद्देश्य भी विलियम के पास सबसे तगड़ा है। तुम्हें मानना पड़ेगा कि बीवी की गैर मर्द से आशनाई को झेल लेने वाली किस्म का मर्द विलियम नहीं है। इस बात को भी याद करो कि कैसे उसने कई गवाहों के सामने पादरी को मार डालने की धमकी दी थी। उसके बाज न आने पर उसका अपनी बीवी समेत पादरी का कत्ल कर देने पर आमादा हो जाना क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं, बंसल ने स्वीकार किया। अब सस्पेक्ट नंबर 2, चर्च के चेयरमैन हेनरी सिल्वेस्टर पर आओ। आपके ख्याल से उसके पास भी इस डबल मर्डर का कोई उद्देश्य है? बंसल सक पकाकर बोला, क्यों नहीं, थ्योरी के तौर पर तो है ही। उसे पादरी और सूजन की आशनाई की खबर थी। वही वह शख्स था जिसने पादरी के पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव लगाए थे। वही वह शख्स था मिसिस कॉटन के पादरी से एकाएक शादी कर लेने से पहले जिसकी मिसिस कॉटन से आशनाई थी। पादरी की वर्तमान सेक्रेटरी सिल्विया ने मुझे बताया था कि चेयरमैन इसलिए मिसिस कॉटन को अपने पर आशिक करवाने पर तुला हुआ था क्योंकि वास्तव में उसकी मिसिस कॉटन की पैतृक संपत्ति पर निगाह थी। बंसल, वह निगाह आज भी वहीं टिकी हो सकती थी। जी, सिल्विया ने ही मुझे बताया था कि सिल्वेस्टर ने हाल में ही किसी फॉरेन कंपनी में अपनी ढेर सारी जमा पूंजी लगाई थी। वह कंपनी फेल हो गई थी और सिल्वेस्टर की सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई थी। कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में चर्च का चेयरमैन हेनरी सिल्वेस्टर आर्थिक रूप से तबाह हो चुका आदमी है और मिसिस कॉटन में उसे अपने लिए कोई आशा की किरण दिखाई दे रही हो सकती थी। मिसिस कॉटन तलाक के सख्त खिलाफ है, ऐसा मिसिस कॉटन ने खुद मुझे कहा था। इसलिए सिल्वेस्टर की यह उम्मीद तो बेकार थी
कि वह पादरी को तलाक देकर उससे शादी कर लेगी। लेकिन अगर मिसेस कॉटन विधवा हो जाती तो विधवा को अपने से शादी करने को तैयार कर लेना उसके मुमकिन हो सकता था। लेकिन कत्ल अकेले पादरी का नहीं, सूजन का भी हुआ है। पादरी की कत्ल के दौरान सूजन व्यवधान के तौर पर पेश हुई हो सकती है और उसके लिए दोनों का कत्ल कर देना जरूरी हो गया हो सकता है। सूजन की कत्ल की कोई और भी जरूरत हो सकती है जो कम से कम इस वक्त हमारी समझ से बाहर है। यह बहुत दूर की कौड़ी है साहब, लेकिन है। अब मैं तुम्हारे सामने उससे ज्यादा दूर की कौड़ी पेश करता हूँ। वह कौन सी? हेलन रिडली, पादरी की पहली सेक्रेटरी। हाँ, फर्ज करो वह सूजन से चलती थी। इस वजह से क्योंकि सूजन का पादरी से अफेयर था। हाँ, लेकिन साहब वह तो एक साध्वियों जैसी पिचकी हुई सी मरघिल्ली सी औरत है। वह वो सब कुछ है जो तुमने अभी उसे बताया है, लेकिन आज है। वह हमेशा तो ऐसी नहीं थी। कभी वह नौजवानी के जोश और जलाल से चमचमाती हुई निहायत खूबसूरत लड़की थी। आपको कैसे मालूम? मैंने उसकी 5 साल पुरानी तस्वीर देखी थी। अच्छा, वह तस्वीर तुमने भी देखी थी, लेकिन तुमने उसे पहचाना नहीं था। कहीं आप उस तस्वीर का जिक्र तो नहीं कर रहे जो पादरी की स्टडी में लटकी हुई थी और जो अब हेडक्वार्टर भिजवाई जा चुकी है? मैं 100% उसी तस्वीर का जिक्र कर रहा हूँ जिसमें एक ग्रुप में वह तस्वीर के दाएं कोने में खड़ी थी। वह तस्वीर 5 साल पुरानी थी और 5 सालों में हेलन में बेशुमार तब्दीलियां आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैंने उसे फौरन पहचान लिया था। वह हेलन की तस्वीर थी। बंसल मंत्रमुग्ध स्वर में बोला, इतनी आधुनिकता, इतनी सुंदरता, फिल्म अभिनेत्रियों जैसी चंचलता, धपलता, वही आज की साध्वी जैसी लगने वाली हेलन थी। सरासर थी। कमाल है। अब सवाल यह पैदा होता है कि ऐसी इनकलाबी तब्दीली हेलन में आई तो क्यों कराई? क्यों कराई? मेरी निगाह में इसका एक ही जवाब मुमकिन है। वह क्या कि हमारे कामदेव जैसी सुंदर और प्रत्यक्षता औरतों के बेहद रसिया पादरी की उससे भी आशनाई थी। सूजन से पहले वह पादरी की मिस्ट्रेस थी। किसी वजह से वह पादरी की निगाहों से उतर गई थी और उसने उसे त्याग कर सूजन को अपना लिया था। और इसी वजह से अपने में पैदा हुई ईर्ष्या की भावना से प्रेरित होकर हेलन ने दोनों का खून कर दिया था। एग्जैक्टली। हेल हैथ न्यू प्योरी लाइक अ वुमन स्कॉर्न। मैं धीरे से बोला, साहब यह जन्नत ने अंग्रेजी में क्या कहा? जो कहा ठीक कहा, मेरी थ्योरी को बल देने वाला कहा। साहब गुस्ताखी माफ हो, उद्देश्य तक तो आपकी बात दमदार लगती है। पुरुष वेश में उसने चौकीदार को टेलीग्राम भेजी हो और हरनाम सिंह से लकड़ी खरीदी हो, यह भी आपके जिद पर मैं मान सकता हूँ। लेकिन किश्ती ठोकना, लाशों को किश्ती में लाद कर बहाना, सूजन का इतनी बेरहमी से गला काटना, ये सब हेलन के बस के काम नहीं। इसका मतलब साफ है कि उसका कोई पुरुष सहयोगी भी था। अभी हमारी तफ्तीश खत्म नहीं हो गई है। ऐसा कोई सहयोगी बाद में सामने आ सकता है। लेकिन सूजन का गला क्यों काटा गया? उसका गला काटा गया तो पादरी का गला क्यों ना काटा गया? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी किसी भी थ्योरी से, तुम्हारी अपनी मिसेस कॉटन के अकेले या अपने भाइयों के साथ सामूहिक रूप से अपराधी होने वाली थ्योरी से भी कवर नहीं होता। यह एक कतई न समझ में आने वाला अत्यंत रहस्यपूर्ण कृत्य है, इसलिए इसे अभी मौजूदा बहस से अलग ही रखो। यस सर। संदिग्ध व्यक्तियों में मेरा अगला कैंडिडेट सिल्विया नॉरिस है। वह भी? हाँ, जैसी ईर्ष्या की भावना सूजन की वजह से पादरी को भूतपूर्व सेक्रेटरी से हो सकती है, वैसी ही ईर्ष्या की भावना उसकी वर्तमान सेक्रेटरी से भी हो सकती है। साहब इस प्रकार तो आप किसी पर भी शक कर सकते हैं। इस प्रकार तो आप जॉर्ज सैमसन पर भी शक कर सकते हैं। आखिर हेनरी सिल्वेस्टर की तरह कभी वह भी मिसेस कॉटन का प्रेमी हुआ करता था। अगर अपने अगले कैंडिडेट के तौर पर, प्रभुदयाल बड़े इत्मीनान से बोला, मैं उसी का नाम लेने वाला था। साहब यह तो हद से बाहरी बात है। क्यों? उसने तो आज दोपहर बाद कहीं राजनगर में कदम रखा है।
कल रात हत्या के समय तो वह इस शहर में भी नहीं था। तुम्हें कैसे मालूम कि कल रात वह यहाँ नहीं था? क्योंकि वह दिल्ली में था। तुम्हें कैसे मालूम कि कल रात वह दिल्ली में था? प्रश्न ऐसा पूर्वाग्रहपूर्ण था कि बंसल को तुरंत जवाब न सूझा। साहब, फिर वह सक पकाए स्वर में बोला। हवलदार चेतन कुमार ने आज सुबह खुद पीटर फ्राकोंजा को ट्रंक कॉल पर उससे दिल्ली बात करते सुना था। आज सुबह सुना था। मैं कल रात की बात कर रहा हूँ। आप यह कहना चाहते हैं कि कल रात जॉर्ज सैमसन दिल्ली से यहाँ आया और कत्ल करके वापस दिल्ली चला गया? हाँ। कैसे आया होगा वह? बंसल के स्वर में व्यंग का पुट आ गया। उड़कर? हाँ, दिन में ट्रंक कॉल सुनने के बाद भी तो वह उड़कर ही पहुंचा था। आपका मतलब है कि पिछली रात दिल्ली से राजनगर और राजनगर से वापस दिल्ली कोई ऐसी प्लेन सर्विस उपलब्ध थी जो उसकी कुकर्म को सूट करती थी। अगर इंडियन एयरलाइंस की ऐसी कोई सर्विस उपलब्ध नहीं थी तो उसे कोई प्राइवेट प्लेन या हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की सुविधा उपलब्ध होगी। आखिर वह नामी वकील है, उसके क्लाइंट भी बहुत बड़े बड़े लोग होंगे। उसका कोई क्लाइंट उसकी यह सेवा बखूबी कर सकता है। बंसल कुछ न बोला। उसका प्राइवेट सेक्रेटरी अब्राहम? प्रभुदयाल बोला। उसकी ऐसी किसी भी करतूत में उसके साथ शरीक हो सकता है। तार बाबू और हरनाम सिंह द्वारा बयान किया पतले ठिगने आदमी का हुलिया उससे मिलता भी है। उद्देश्य? बंसल बोला। वकील के पास हत्या का उद्देश्य वही जो चेयरमैन के पास है, पुरानी आशिकी और विधवा की दौलत पर निगाह। बंसल खामोश रहा। इतनी संभावनाओं के बारे में सुन लेने के बाद अब भी तुम्हारी यह राय है कि हमें विधवा को गिरफ्तार कर लेना चाहिए? बंसल ने फौरन इनकार में सिर हिलाया। कहने का मतलब यह है, प्रभुदयाल बोला, कि इस केस में सब्र और इत्मीनान से कदम बढ़ाने की जरूरत है। आप ठीक कह रहे हैं साहब, बंसल बोला। फिर भी मैं सोचता हूँ कि मिसेस कॉटन का साधु से आमना सामना तो करवा ही दिया जाए। हो सकता है कि अपने खिलाफ एक चश्मदीद गवाह की गवाही से घबराकर वह खुद ही कुछ उगल बैठे। हो सकता है साहब। साहब, सुधाकर संकोचपूर्ण स्वर में बोला। मैं कुछ अर्ज करूं? हाँ हाँ, प्रभुदयाल प्रोत्साहन भरे स्वर में बोला। बोलो, क्या कहना चाहते हो? साहब, हम जानते हैं कि चेयरमैन हेनरी सिल्वेस्टर ने पादरी के पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव लगाए हुए थे, लेकिन ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि वह पादरी की सूजन से आशनाई वाली बात की तस्दीक करना चाहता था। वह चाहता था, लेकिन उसे ऐसी तस्दीक की जरूरत कैसे महसूस हुई? उसे किसने पादरी की सूजन से आशनाई की खबर की? किसी ने उसे ऐसी कोई खबर दी होगी, तभी तो उसने हकीकत जानने के लिए पादरी के पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव लगाए होंगे। मैं महसूस करता हूँ कि हमें मालूम होना चाहिए कि यूं चेयरमैन के सामने पादरी की चुगली करने वाला शख्स कौन था। उस शख्स का शिनाख्त से केस के कई पहलुओं पर रोशनी पड़ सकती है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, प्रभुदयाल प्रभावित स्वर में बोला। हमें यह सवाल चेयरमैन से करना चाहिए था। बंसल? यस सर। कल हेनरी सिल्वेस्टर को हेडक्वार्टर तलब करो। राइट सर। तभी एकाएक वहां लगे टेलीफोन की घंटी बज उठी। बंसल ने आगे बढ़कर फोन उठाया। वह कुछ क्षण फोन सुनता रहा और फिर तनिक उत्तेजित स्वर में प्रभुदयाल से बोला। साहब, हेडक्वार्टर से नदी से निकली रिवॉल्वर के बारे में रिपोर्ट है। रिपोर्ट ले लो, प्रभुदयाल ने आदेश दिया। बंसल कुछ क्षण फोन सुनता रहा और फिर उसने रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया। साहब, वह बोला, रिवॉल्वर की शिनाख्त हो गई है। मर्डर वेपन है। उसी से दोनों घातक गोलियां चलाई गई थी। और? प्रभुदयाल बोला। और फायर आर्म्स के रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक वह रिवॉल्वर पीटर फ्राकोंजा की मिल्कियत है। वेरी गुड। इस रिपोर्ट से मेरी कई थ्योरियों में से उस एक को बल मिलता है जो मैंने पीटर फ्राकोंजा के खिलाफ बयान की थी। तभी एक हवलदार वहां पहुंचा। उसके हाथ में सूती दस्तानों का एक जोड़ा था। उसने प्रभुदयाल को सैल्यूट मारा और फिर बोला, साहब, ये दस्ताने बगल के कमरे में से बरामद हुए हैं। इनमें से बारूद की गंध आ रही है। प्रभुदयाल ने दस्ताने उसके हाथ से ले लिए।
उसने दस्तानों को सूंघा। जले बारूद की हल्की सी गंध दोनों दस्तानों में थी, लेकिन दाएं हाथ के दस्ताने में वह अपेक्षाकृत ज्यादा थी। एक दस्ताने के भीतर धागे से इंग्लिश के 2 अक्षर कड़े हुए थे, EC। प्रभुदयाल ने उन अक्षरों को पढ़ा। EC से बनता है एलिजाबेथ कॉटन, पादरी की बीवी का नाम। बंसल? यस सर, बंसल बोला। कूच करो यहाँ से, मुझे अपना मनपसंद सूत्र मिल गया है। रात के 10 बजे हेडक्वार्टर में प्रभुदयाल के पास इकबालपुर से ट्रंक कॉल आई। फोन सब इंस्पेक्टर चंद्रकांत का था, जो कि दिन में आंधी तूफान की तरह इकबालपुर की तरफ रवाना किया गया था। बोलो चंद्रकांत, प्रभुदयाल फोन में बोला। क्या कैप्सूलों में जहर था? कब की बात है यह? सन 78 की, यानी कि तकरीबन 5 साल पहले की। इस बात की तस्दीक करने वाला कोई गवाह है वहां? है? वेरी गुड। अब मिशन स्कूल की बताओ, काम बन गया? गुड गुड गुड। चंद्रकांत, अब कान खोलकर सुनो। कल सुबह अपनी तफ्तीश के मुकम्मल नतीजों के साथ तुमने हर हाल में यहाँ राजनगर मेरे पास पहुंच जाना है। कोताही ना हो। शाबाश। प्रभुदयाल ने रिसीवर रख दिया और मेरी तरफ घूमा। उस क्षण उसके चेहरे पर परम संतुष्टि के भाव थे। पाठक साहब, वह बोला, तुमने इस केस को हद से ज्यादा उलझाने में कोई कसर न उठा रखी है। लेकिन मैं भी वादा करता हूँ, कल सुबह मैं इस केस की सारी उलझनें सुलझा दूंगा। कल हत्यारा मेरी गिरफ्त में होगा। यानी कि तुम यह केस भी सुलझा लोगे? मैं मुस्कुराता हुआ बोला। और उस साधु को भी झूठा करार दे दोगे जो कहता है कि इस केस में सांसारिक यश तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखना कैसे तुम्हारे इंस्पेक्टर प्रभुदयाल की जय जयकार होती है। परसों सुबह तुम्हारा ग्लैमर बॉय जो भी अखबार उठाएगा, उसी में मेरी वाहवाही की दास्तान छपी होगी। देख लेना, अंगारों पर लौट जाएगा पट्टा। देखेंगे। तुम तो यूं कह रहे हो जैसे तुम्हें विश्वास न हो कि ऐसा हो पाएगा। एक सवाल का जवाब दो प्रभु। पूछो। एक निरीह भेड़ अगर किसी खूंखार भेड़िए पर हमला कर दे और किसी करिश्मा साज तरीके से भेड़िए को मार गिराए, तो भेड़ को तुम सजा का हकदार मानोगे या शाबाशी का? इसका कोई हमदर्दी भरा जवाब सोच लोगे तो तुम्हारी समझ में यह भी आ जाएगा कि तुम्हारी कामयाबी के बारे में साधु ने जो बात कही थी उसमें क्या भेद था। अब मैंने उसे प्रतिवाद का अवसर ना दिया। सुबह तक के लिए नमस्ते। अगले दिन नगर के तमाम प्रमुख अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर उस डबल मर्डर के केस की खबर छपी। खबर के साथ पुलिस का यह स्टैंडर्ड जवाब भी छपा कि पुलिस तेजी से कई उपलब्ध सूत्रों पर काम कर रही थी और अगले 48 घंटों में अपराधी के गिरफ्तार हो जाने की पूरी संभावना थी। अगले रोज इंस्पेक्टर प्रभुदयाल 9 बजे ही पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद था। सबसे पहले जो 2 रिपोर्टें उसे मिली वे पीटर फ्राकोंजा के बेटे के पास से बरामद किए गए कोट की बाबत थी। कोट पर जिस दर्जी का बिल्ला लगा हुआ था उसे तलाश कर लिया गया था। उसने कोट को फौरन पहचान लिया था और कहा था कि वह कोट उसने मिसेस एलिजाबेथ कॉटन के लिए तैयार किया था। कोट पर लगे धब्बों की लेबोरेटरी में जांच की जा चुकी थी। वे इंसानी खून के ही धब्बे साबित हुए थे। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट कहाँ है? प्रभुदयाल उन रिपोर्टों को मेज पर उछालता हुआ उतावलेपन से बोला, ये रिपोर्टें सिर्फ उन बातों की तस्दीक करती हैं जो हमें पहले से मालूम है, जबकि फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट से नई बातें मालूम होने की संभावना है। साहब, बंसल बोला, प्रिंट्स कोई 2-4 तो है नहीं। कितनी ही जगहों से हासिल हुए, कितने ही प्रिंट्स के क्लासिफिकेशन में टाइम लगेगा ही। कितना टाइम चाहिए उसे? मैंने उससे बात की थी साहब। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और 2 घंटों में अपनी मुकम्मल रिपोर्ट पेश कर देगा। अभी भी और 2 घंटे? प्रभुदयाल बेसब्रेपन से बोला। हेनरी सिल्वेस्टर को यहाँ तलब किया? किया साहब। वह आया? मैं देखकर आता हूँ। बंसल फौरन कमरे से निकल गया। लगभग उल्टे पांव वह वापस लौटा। उसके पीछे पीछे चर्च का चेयरमैन हेनरी सिल्वेस्टर भीतर दाखिल हुआ। प्रभुदयाल ने उठकर उससे हाथ मिलाया, उसे कुर्सी पेश की और बोला, आपने यहाँ आने की जहमत फरमाई,
उसके लिए शुक्रिया मिस्टर सिल्वेस्टर, लेकिन मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, एक निहायत अहम सवाल, कि मैं कल रात हत्या के वक्त कहाँ था? वह तनिक रोषपूर्ण स्वर में बोला। यही सवाल है ना आपका? यही जानना चाहते हैं ना आप कि मेरे पास कत्ल के वक्त का कोई एलिबाई है या नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। यह सवाल मैं आपसे इसलिए नहीं पूछूंगा मिस्टर सिल्वेस्टर, क्योंकि इसका जवाब मुझे आपसे पूछे बिना भी मालूम है। क्या? कल रात हत्या के समय आप अपने बैंकर एस.डी. अग्रवाल के साथ होटल शाहजहां में थे, जहां कि आपने उसे डिनर के लिए आमंत्रित किया हुआ था। वह हैरानी से प्रभुदयाल का मुंह देखने लगा। मिस्टर सिल्वेस्टर, असल में मैं कुछ और ही पूछना चाहता हूँ आपसे। पूछिए। आपने फादर कॉटन के पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव लगाए हुए थे। हाँ, ऐसा मैंने इसलिए किया था। वजह मुझे मालूम है। आप चुपचाप यह मालूम करना चाहते थे कि इस बात में कोई सच्चाई थी या नहीं कि फादर कॉटन एक विवाहित स्त्री के प्रेम में गिरफ्तार था। ओके। सिल्वेस्टर ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन फादर कॉटन के प्रेम संबंध की बात आपको सूझी कैसे? खामखा तो आपको यह सूझ नहीं गई होगी। जरूर कोई बुनियाद रही होगी इस बात की। खामखा नहीं सूझी थी, सिल्वेस्टर धीरे से बोला। तो कैसे सूझी थी? उत्तर देने के स्थान पर सिल्वेस्टर ने अपनी जेब में हाथ डालकर अपना पर्स निकाला। उसमें से उसने एक तय किया हुआ कागज निकाला और उसे खोलकर प्रभुदयाल के सामने रख दिया। प्रभुदयाल ने कागज उठाया और उच्च स्वर में उस पर लिखी इबारत पढ़ी। लिखा था, मिस्टर चेयरमैन, आपके चर्च के पादरी फादर जोसेफ कॉटन का मिसेस सूजन डेनिंग से भयंकर लव अफेयर चल रहा है। इस अफेयर पर फौरन रोक न लगाई गई तो बहुत जल्द बहुत बड़ा स्कैंडल खड़ा हो जाएगा और चर्च की भारी बदनामी होगी। अपनी चेयरमैन की हैसियत में आपका फर्ज बनता है कि आप हकीकत का पता लगाएं और वक्त रहते अपने पादरी के कुकृत्यों पर अंकुश लगाएं। अगर आपने फौरन कोई कदम ना उठाया तो कोई बड़ी बात नहीं कि सारी कहानी खून खराबे पर जाकर खत्म हो। चर्च का एक सदस्य। इंस्पेक्टर साहब, प्रभुदयाल ने कागज पर से सिर उठाया तो सिल्वेस्टर बड़ी गंभीरता से बोला, आप मेरी जगह होते और ऐसी कोई चिट्ठी आपको मिली होती तो आप बताइए, आप क्या करते? वही जो आपने किया। प्रभुदयाल को स्वीकार करना पड़ा। पहले चुपचाप हकीकत जानने की कोशिश करता। एग्जैक्टली। हकीकत जान चुकने के बाद भी मैंने कोशिश की थी कि बात किसी प्रकार भी हवा न पकड़ने पाए। मैंने पादरी के परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में पादरी से बात की थी और उसे कहा था कि हर किसी के हित में या तो वह उस औरत को छोड़ दे और या चर्च को छोड़ दे। अपनी अक्ल के मुताबिक मैंने बेहतरीन कदम उठाया था। पादरी ने वादा किया था कि वह उस औरत से फिर कभी नहीं मिलेगा, लेकिन खून खराबे की नौबत फिर भी आ गई। आपकी राय में उनके अवैध संबंध ही उनके कत्ल की वजह बने थे? और क्या वजह हो सकती थी? आपने पता लगाने की कोशिश की कि यह चिट्ठी किसने लिखी थी? मैं कैसे पता लगा सकता था? यह हाथ से लिखी चिट्ठी है। हस्तलेख से लिखने वाले की शिनाख्त हो सकती थी। मैं इस हस्तलेख को नहीं पहचानता और हस्तलेख पहचानने के लिए हर किसी को यह चिट्ठी दिखाते फिरना मुझे मुनासिब नहीं लगा था। मैं ऐसा करता तो बात की गोपनीयता नष्ट हो जाती। आप ठीक कह रहे हैं। वैसे आप ऐसा करते भी तो शायद ही कोई नतीजा हासिल होता। क्यों? लिखने वाले ने जानबूझकर अपना हस्तलेख बिगाड़ कर यह चिट्ठी लिखी है। यह भी हो सकता है कि इस इबारत को उल्टे हाथ से लिखा हो। आई सी। आपको यह चिट्ठी कैसे मिली थी? डाक से। लिफाफा कहाँ है इसका? वह तो मैंने उसमें से चिट्ठी निकालते ही फेंक दिया था। चिट्ठी कब मिली थी आपको? तारीख तो मुझे याद नहीं। महीना तो याद होगा। हाँ, महीना याद है। अप्रैल का महीना था जब यह चिट्ठी मुझे मिली थी। यह चिट्ठी हम रख सकते हैं? शौक से रखिए, लेकिन वह प्रेस वालों के पास न पहुंचने पाए। नहीं पहुंचेगी। उसके बाद हेनरी सिल्वेस्टर को वहां से विदा कर दिया गया। बंसल, प्रभुदयाल उसके जाते ही बोला, इंपीरियल होटल फ़ोन करो और मालूम करो
कि क्या मद्रास के मिस्टर एस कृष्णा राव वहां पहुंच गए हैं। एस कृष्णा राव? बंसल सकपकाया। यह नाम तो मैंने पहले कहीं सुना है। यह? सुधाकर तुरंत बोला। जॉर्ज टाउन के खाली मकान के मद्रासी मालिक का नाम है। वह राजनगर में है? बंसल बोला। सुधाकर ने प्रभुदयाल की तरफ देखा। कृष्ण राव जिस प्रॉपर्टी एजेंट के माध्यम से, प्रभुदयाल ने बताया, अपना मकान सदियों से किराए पर दिया करता था, उससे मैंने कृष्ण राव का मद्रास का पता हासिल किया था और कल रात अपने घर से वहां उसे फ़ोन किया था। उसने मुझसे फ़ोन पर बात करने के स्थान पर मुझे बताया था कि एकाएक कोई ज़रूरी काम आन पड़ने की वजह से आज सुबह की फ्लाइट से वह राजनगर पहुंच रहा था। उसने मुझे बताया था कि वह आकर इंपीरियल में ठहरेगा। मालूम करो, अगर वह वहां आ गया हो तो हम अभी उससे वहां बात करने चलेंगे। बंसल ने फ़ोन किया। एस कृष्ण राव इंपीरियल में पहुंच चुका था। एक क्षण भी नष्ट किए बिना हम लोग इंपीरियल की ओर रवाना हो गए। एस कृष्ण राव एक कम से कम 70 साल का बहुत कृशकाय वृद्ध निकला। उसने बड़े सब्र के साथ प्रभुदयाल की बात सुनी। लेकिन इंस्पेक्टर, अंत में वह बोला, जॉर्ज टाउन की उस प्रॉपर्टी से मेरी अब कोई रिश्तेदारी नहीं, इसलिए मुझे वहां घटी घटना के बारे में कुछ पूछना बेकार है। आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं? प्रभुदयाल हैरानी से बोला। आप क्या उस मकान के मालिक नहीं? नहीं, लेकिन चौकीदार धनीराम तो कहता है। उसे खबर नहीं, अब मैं उस मकान का मालिक नहीं। अब से क्या मतलब है आपका? अब मैंने वह मकान बेच दिया है। ओह, ऐसा कब किया आपने? फरवरी में बेचा था मैंने वह मकान। ऐसा क्यों किया आपने? यह मकान मेरे कोई खास काम नहीं आ रहा था। कुछ ही महीनों तो मैं यहाँ आकर रहा करता था। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए अब हर साल मौसम बदलने पर राजनगर से मद्रास और मद्रास से राजनगर शिफ्ट करना मेरे बस का नहीं रहा था। इस बार मैंने पक्की तौर पर मद्रास में ही रहने का फैसला कर लिया था। इत्तेफाक से तभी मुझे एक निहायत मुफीद ग्राहक भी मिल गया था, सो मैंने मकान बेच दिया था। जबकि पहले आप सर्दियों सर्दियों के 6 महीने उसे किराए पर दिया करते थे। हाँ, मेरा एजेंट ही कोई मुनासिब इज्जतदार सीजनल किराएदार ढूंढ लिया करता था। पिछली बार उसने मकान मिसेस सूजन डेनिंग नामक एक महिला को दे दिया था। एजेंट ने मुझे बताया था कि वह महिला बहुत ही सिक्कीपन सिफारिश लाई थी। किसकी? एक खुदा के बंदे की, चर्च ऑफ सेंट माइकल के पादरी की। आई सी। फिर पिछली फरवरी मेरे पास मकान की एक खरीद की ऑफर आई। विशालगढ़ की किसी पार्टी ने मेरे एजेंट से टेलीफोन पर संपर्क स्थापित किया था और वह मकान खरीदने की इच्छा व्यक्त की थी। मेरे एजेंट ने उसे बताया था कि मकान उस वक्त खाली नहीं था और उसके खाली होने में 6 महीने लग सकते थे। उत्तर में खरीदार ने कहा था कि उसे मकान खाली कराने की कोई जल्दी नहीं थी, वह 6 महीने इंतज़ार कर सकता था। दरअसल वह मकान को इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदना चाहता था। वह कहता था कि उसे किसी ने बताया था कि 2-3 साल में उस इलाके में प्रॉपर्टी की कीमत दुगनी तिगुनी हो जाएगी। मकान की जो कीमत वह ऑफर कर रहा था वह मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा थी। मकान बेचने का इच्छुक मैं था ही, इसलिए मैंने बेहिचक वह कीमत कबूल कर ली। खरीदार ने फौरन पूरी रकम अदा कर दी। यानी कि जिस शख्स ने आपका मकान खरीदा उसकी कभी आपने सूरत नहीं देखी? मैंने क्या, मेरे एजेंट ने भी नहीं देखी। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके एजेंट को आखिर खरीदार ने कीमत तो अदा की होगी। एजेंट ने खरीदार को प्रॉपर्टी का मुआयना तो कराया होगा। उसने कोई ऐसा इंतज़ाम तो किया होगा कि किराएदार से किराया अब उसे मिले। मेरे ख्याल से उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मकान की कीमत विशालगढ़ के किसी प्रॉपर्टी डीलर ने अपने चेक की सूरत में अदा की थी। विशालगढ़ के उस प्रॉपर्टी डीलर का नाम क्या था? मुझे नहीं मालूम। खरीदार का क्या नाम था? वह भी मुझे नहीं मालूम। कमाल है इंस्पेक्टर, मुझे जब मद्रास में बैठे बैठे अपनी उम्मीद से बाहरी कीमत मिल गई अपनी प्रॉपर्टी की, तो इन बातों को जानकर मैंने क्या लेना था? लेकिन ये बातें आपके एजेंट को तो मालूम होंगी। होंगी तो सही,
आप फ़ोन करके अपने एजेंट से मालूम कीजिए। उसने एजेंट को फ़ोन किया। मालूम हुआ कि खरीदार का नाम जॉन स्मिथ था। पता हाउस नंबर 25, रिचमंड रोड, विशालगढ़ था। वहाँ के प्रॉपर्टी डीलर का नाम सरदार प्रीतम सिंह था। उसकी फर्म का नाम अशोका प्रॉपर्टी डीलर्स था, जो कि कमर्शियल स्ट्रीट में कहीं स्थित थी। उस जानकारी के साथ हम वापस लौट पड़े। विशालगढ़ में इंस्पेक्टर सक्सेना को फ़ोन लगाओ। हेडक्वार्टर लौटते ही प्रभुदयाल ने हुक्म दर्दनाया। राजनगर और विशालगढ़ के बीच में ट्रंक डायलिंग की सुविधा प्राप्त थी। 2 मिनट में वांछित कॉल लग गई। इंस्पेक्टर सक्सेना के लाइन पर आते ही बंसल ने फौरन रिसीवर प्रभुदयाल को सौंप दिया। हेलो सक्सेना, प्रभुदयाल तुरंत माउथपीस में बोला। मैं प्रभुदयाल बोल रहा हूँ, कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। नहीं, उस रिपोर्टर के बारे में फ़ोन नहीं किया मैंने। मदन वर्मा के कत्ल के केस के बाद से तो सुनील ने तुम्हारे शहर में कदम भी नहीं रखा होगा। तुम्हें परसों रात यहाँ राजनगर में हुए डबल मर्डर के केस की खबर लगी? अच्छा, यानी कि यहाँ का आज का अखबार वहाँ पहुँच चुका है। कौन सा अखबार? ब्लास्ट? नहीं, कवरेज सुनील की नहीं है। वह तो आजकल अस्पताल में पड़ा है। तुम उसका किस्सा छोड़ो और मेरी वह बात सुनो जिसके लिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। मुझे 25 रिचमंड रोड पर रहते जॉन स्मिथ नामक एक आदमी की मुकम्मल जानकारी जल्द से जल्द चाहिए। मुझे मालूम हुआ है कि हाल ही में उस शख्स ने यहाँ जॉर्ज टाउन में स्थित वह इमारत खरीदी थी जिसमें कि उस डबल मर्डर का वाक़या हुआ है। इमारत उसने कमर्शियल स्ट्रीट में स्थित अशोका प्रॉपर्टी डीलर्स के माध्यम से खरीदी थी। क्या उसके मालिक सरदार प्रीतम सिंह को तुम व्यक्तिगत तौर से जानते हो? फिर तो बड़ी अच्छी बात है। उससे जॉन स्मिथ के बारे में पूछताछ करो। वैसे मुझे यह नाम फर्जी लगता है, लेकिन कथित जॉन स्मिथ का हुलिया तो उसे याद ही होगा। आज के ब्लास्ट में कत्ल से संबंधित हर व्यक्ति की तस्वीर छपी है। अखबार तुम्हारे पास होगा ही। उसमें छपी पीटर फ्राकोंजा, जॉर्ज सैमसन, एस इब्राहिम, हेनरी सिल्वेस्टर, विलियम डेनिंग और टोनी फ्राकोंजा की तस्वीरों की तरफ सरदार प्रीतम सिंह का ध्यान दिलाना और उससे पूछना कि क्या उन्हीं में से किसी को वह जॉन स्मिथ के नाम से तो नहीं जानता था। और सक्सेना, यह काम फौरन होना चाहिए। 100 काम छोड़कर होना चाहिए। शुक्रिया। जो बात सामने आए उसकी फौरन मुझे खबर करना। मैं बंद कर रहा हूँ। प्रभुदयाल ने रिसीवर रख दिया। तभी इंटरकॉम टेलीफोन की घंटी बजी। बंसल ने रिसीवर उठाया। वह कुछ क्षण फोन सुनता रहा और फिर प्रभुदयाल से बोला, साहब, नीचे अपनी बीवी की लाश क्लेम करने की खातिर विलियम डेनिंग आया है। उससे पूछो। प्रभुदयाल तनिक उत्तेजित स्वर में बोला, क्या उसके साथ उसकी बेटी भी आई है? बंसल ने पूछा। आई है साहब, उसने प्रभुदयाल को बताया। बहुत अच्छे मौके पर आए ये लोग, प्रभुदयाल बोला। मैं याद ही कर रहा था इन लोगों को। फौरन ऊपर बुलाओ उन्हें। बंसल ने फोन पर प्रभुदयाल का आदेश दोहरा दिया। 2 मिनट बाद डैनिंग पिता पुत्री प्रभुदयाल के कमरे में पहुंच गए। मैं यहाँ लाश क्लेम करने आया था, विलियम बोला। गनीमत थी कि वह सुबह सवेरे भी पिए हुए नहीं था। लाश मिल जाएगी, प्रभुदयाल हमदर्दी भरे स्वर में बोला। मैं अभी सब इंतजाम करा देता हूँ। तुम जरा 1 मिनट बैठो। बैठो रोज बेटी। दोनों बैठ गए। विलियम, प्रभुदयाल बोला, तुम्हारी बीवी की मौत का मुझे अफसोस है, लेकिन होना तो वही होता है जो ऊपर वाले को कबूल होता है। अब तो तुम्हें यह सोचना चाहिए कि दिवंगत आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसका हत्यारा गिरफ्तार हो जाएगा। वह तो है, विलियम धीरे से बोला। अब तो तुम यह बात मानते हो कि तुम्हारी बीवी के पादरी से ताल्लुकात थे या नहीं थे। जब वह कहानी ही खत्म हो गई तो इन बातों का क्या फायदा? सामाजिक तौर से तो कोई फायदा नहीं विलियम, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फायदा हो सकता है। इसलिए जवाब दो। थे मेरी बीवी के पादरी से ताल्लुकात। तुम्हें इन ताल्लुकात की भनक बहुत पहले ही नहीं पड़ गई थी? उसने धीरे से सहमति में सिर हिलाया। रोज बेटी, प्रभुदयाल ने रोज से पूछा, तुम्हें कुछ मालूम था इस बारे में? नहीं, रोज बोली। लेकिन बात तो यह सच थी।
अब हमें यह भी मालूम है कि जॉर्ज टाउन की 15 नंबर इमारत में वे दोनों छुप छुप कर मिला करते थे। मेरे जहन में इस अपराध की एक थ्योरी है। उस थ्योरी में मैं यह मानकर चलता हूँ कि तुम्हारी मम्मी का या पादरी साहब का कोई दुश्मन उनकी टोह में लगा हुआ था और वह चुपचाप उस खाली मकान में दाखिल होने का कोई जरिया भी पैदा कर चुका था। अब जानना मैं यह चाहता हूँ कि कोई ऐसा कैसे कर पाया। रोज बेटी, मैंने कल तुम्हारे घर तुमसे एक सवाल पूछा था कि क्या कभी तुम्हारी मम्मी ने अपनी कोई चाबी खो जाने की शिकायत की थी। मेरी थ्योरी यह है कि किसी ने तुम्हारी मम्मी की खाली मकान की चाबी चुराकर उससे अपने लिए एक डुप्लीकेट चाबी तैयार करवा ली थी और तुम्हारी मम्मी की चाबी यथास्थान वापस रख दी थी। इसकी इस बात से भी तस्दीक होती है कि अगले दिन तुम्हारी मम्मी को वह चाबी मिल गई थी, यानी कि चाबी खामखा खोई थी और खामखा मिल गई थी। अब घर से चाबी चुराने की सुविधा तो किसी घर के आदमी को या किसी घर में आने वाले आदमी को ही हो सकती है। घर का आदमी कौन है? विलियम तनिक भड़का। मैं या रोज? आप हम पर यह इल्जाम लगाना चाहते हैं कि चाबी हम दोनों में से किसी ने चुराई थी? मैं किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता, मैं केवल हकीकत जानना चाहता हूँ। मुझे तो चाबी के वजूद की भी खबर नहीं थी। मुझे तो जॉर्ज टाउन के उस मकान की भी खबर नहीं थी। जिस चीज की बाबत मैं कुछ जानता तक नहीं, उसे मैं चुराता क्या? मैंने भी चाबी नहीं चुराई, रोज बड़ी मासूमियत से बोली। फिर तो यह काम घर में आए किसी मेहमान का था। रोज, तुम घर में ज्यादा होती हो, तुम बताओ, क्या तुम्हारी निगाह में घर में आया ऐसा कोई मेहमान है जो चाबी चुरा सकता हो? वह सोचने लगी। ज्यादातर मिलने जुलने कौन लोग आते थे तुम्हारी मम्मी से? ज्यादा तो मम्मी की सहेलियां ही आती थी, रोज बोली। कौन सी सहेलियां? जो मम्मी की तरह चर्च की नौकरी या कोई सोशल सर्विस करती थी। मम्मी क्या सोशल सर्विस करती थी? मम्मी चर्च में समूह गान में हिस्सा लेती थी। उसकी तरह समूह गान में हिस्सा लेने वाली और लड़कियां अक्सर हमारे घर आती थी। चर्च के स्कूल की टीचरें भी आती थी। पादरी की सेक्रेटरी भी आती थी। कौन सी, पुरानी या नई? दोनों। हेलन रिडली भी और सिल्विया नॉरिस भी। 2 महीने पहले जब तुम्हारी मम्मी ने चाबी चोरी होने की शिकायत की थी, तब तुम्हारे घर में कौन आया था? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।